नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो सेकंड पेपर है उसकी सेकंड यूनिट का प्रथम अवधारणा वर्ण पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने प्रथम इकाई में भारतीय समाज विविधता में एकता पर चर्चा की थी। वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में पाई जाती है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर बताया गया है कि वैदिक कालीन समाज का संपूर्ण कार्य व्यवस्थित ढंग से चलता था। वर्ण और आश्रम ऐसी व्यवस्था थी जिनके आधार पर हिंदुओं का व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन संगठित हुआ। वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति की प्रकृति एवं उसके पालन पोषण की समस्याओं से संबंधित थी। यह व्यवस्था सामाजिक संगठन के हिंदू सिद्धांत की आधारशिला के रूप में भी कार्य करती है। वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की अद्वितीय विशेषता है। विश्व के किसी भी समाज में इस तरह का कोई भी संस्था देखने को नहीं मिलती है। वर्णाश्रम में वर्ण और आश्रम दो अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। हम पहले वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, उसके बाद अगला जो व्याख्यान होगा हम उसमें आश्रम व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो वर्ण जो है वह हिंदू सिद्धांत की आधारशिला है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक जीवन के कार्यात्मक विभाजन की दृष्टि से समाज को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात समाज का खंडों में विभाजन वर्ण व्यवस्था में किया गया है। आश्रम व्यवस्था में व्यवस्थित जीवन को समुन्नत बनाने के लिए व्यक्तिगत विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ण और आश्रम ये दोनों व्यवस्थाएं परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वर्ण का अर्थ हम चर्चा करेंगे। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति व्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण अथवा चुनाव करना। इस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्म और अपने स्वभाव के आधार पर जिस व्यवसाय का चुनाव करता है वही वर्ण है। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में रंग अर्थात काले और गोरे रंग की जनता के लिए किया गया था। आर्यों और दस्युओं के रंग को व्यक्त करने वाला वर्ण शब्द बाद में समाज के 4 वर्गों को व्यक्त करने लगा। वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत हैं। पहला ब्रह्मा के शरीर से, दूसरा गीता के अनुसार। ब्रह्मा के शरीर से यह एक प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा के शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों का उदय हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा के शरीर के मस्तिष्क से ब्राह्मण वर्ग का उदय माना गया, ब्राह्मण वर्ग वर्ण का उदय माना गया। भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण का उदय माना गया। उदर से वैश्य वर्ण का उदय माना गया और पैरों से शूद्र वर्ण का उदय माना गया। और इसी के अनुसार उन्हें कार्य दिए गए। मस्तिष्क का कार्य विद्वानों का कार्य करने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग कह रहे हैं,
भुजाओं का अर्थात रक्षा संबंधी कार्य करने वाले क्षत्रिय कहलाए। उदर अर्थात व्यवसाय करने वाले कार्य वैश्यों के कहलाए। और पैरों अर्थात सेवा क्षेत्र से संबंधित कार्य शूद्रों के शूद्र वर्ण को दिए गए। यह वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है गीता के अनुसार समाज में 4 वर्णों में विभाजन गुण के आधार पर हुआ और भारतीय दर्शन के अनुसार ये गुण सत्गुण, रजगुण, रासिक तात्विक गुण और तामसिक गुण हैं। सत्गुण सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है। ऐसे गुण को सात्विक गुण कहा गया और इस गुण को अपनाने वाले लोगों को ब्राह्मण वर्ग के रूप में स्थापित किया गया। रजगुण रासिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जीवन के प्रति क्रियाशीलता की प्रधानता रखता है और इस गुण को अपनाने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय कहा गया, क्षत्रिय वर्ण से संबोधित किया गया। राजसिक और तात्विक तामसिक प्रकृति वाला व्यक्ति जीवन के प्रति संग्रहित और आधार वाला होता है। इसे वैश्य वर्ण से संबोधित किया गया और तामसिक प्रकृति वाला व्यक्ति शूद्र व्यक्ति के रूप में स्थापित हुआ, क्योंकि यह केवल उग्रता और भोगवादी संस्कृति से निर्लिप्त पाया गया। इस प्रकार इन गुणों के आधार पर 4 वर्णों का उदय हुआ। ये जो दोनों सिद्धांत हैं ब्रह्मा के शरीर से और गुणों के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति के आधार माने गए। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुर्रे, जिसका हमने चर्चा प्रथम पुस्तक के वे सामाजिक विचारक के रूप में कर चुके हैं, उन्होंने भी वर्ण का आधार जो है वह कर्म को माना है, अर्थात व्यक्ति के कर्म तय करते हैं कि वह किस वर्ण का व्यक्ति है। अब हम वर्ण व्यवस्था का जो महत्व है उस महत्व पर चर्चा करेंगे। इस व्यवस्था में लोगों को वर्ण धर्मानुसार अपने अपने कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी जाती है, अर्थात वर्ण में जो भी कार्य उस जिस वर्ण से जुड़े होते हैं उस वर्ण को वो व्यक्ति को करना होता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक भी होना होता है। यह भी इसकी पहली विशेषता है, अर्थात जिस वर्ण से जो व्यक्ति संबंधित होता है उसे उस वर्ण से संबंधित कार्य करने होते हैं, अर्थात यह श्रम विभाजन की भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, व्यवस्था है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वर्ण की वह है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की एक अद्वितीय व्यवस्था। यह भारतीय समाज में देखने को मिलती है जो किसी भी विश्व के समाजों में देखने को नहीं मिलती, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समाज के संचालन के अनुसार उसके कर्म के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर कार्य दिया जाता है और उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने वर्ण के अनुसार कार्य करे, जिससे समाज निर्विरोध प्रक्रिया से अपना संचालन करता रहे। तीसरा, वर्ण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपने गुणों तथा कर्मों के आधार पर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उन्नत करने का अवसर प्रदान किया गया है, अर्थात यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी है, अर्थात इसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक गतिशीलता को भी प्राप्त करता है और व्यक्ति अपने गुण और कर्मों के आधार पर अपना जो सामाजिक परिस्थिति है उसको उन्नत इस व्यवस्था में कर सकता है, अर्थात उच्चता की ओर बढ़ सकता है। इसके पश्चात वर्ण व्यवस्था समता की रीति पर आधारित रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज का 4 वर्णों के रूप में कार्यात्मक विभाजन अवश्य हुआ है।
परंतु प्रत्येक वर्ण की सेवाओं को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व दिया गया है। अर्थात चौथी विशेषता यह है कि यह समता की रीति पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में अर्थात सभी वर्णों के जो कार्य हैं उन्हें समानता के दृष्टिकोण से देखा गया है। उच्चता एवं निम्नता के भाव से उनके कार्य को नहीं देखा जाता। अतः वर्ण व्यवस्था जो है वह समाज में समता की रीति पर आधारित है, समता के सिद्धांत पर आधारित है और समाज में समानता की बात करती है। पांचवी जो इसकी विशेषता है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रजातीय समूह रक्त की शुद्धता बनाए रख सके हैं। अर्थात रक्त की शुद्धता जो है भारतीय समाज का जो चरित्र है शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित है और वर्ण व्यवस्था के कारण विभिन्न प्रजातीय समूह अपने रक्त की शुद्धता बनाए रखते हैं, क्योंकि एक वर्ण का व्यक्ति अपने ही वर्ण में विवाह करता है। इससे उनका जो वर्ण का जो अंतः विवाह का जो नियम है इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है और विभिन्न प्रजातीय समूहों से भी के आधार पर भी रक्त की शुद्धता बनती है। समाज में शक्ति संतुलन बनाए रखने में योग देता है। अर्थात वर्ण व्यवस्था में जब श्रम विभाजन 4 वर्गों में कर दिया गया तो ये सभी वर्ग अपने अपने कार्य को करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता समाज में संतुलन को बनाए रखती है और सभी के जो कार्य हैं वह समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अर्थात किसी भी एक व्यक्ति का जो एकाधिकार है, एक वर्ण का जो एकाधिकार है, वह इस व्यवस्था में नहीं बन पाता। यदि ब्राह्मण अपने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का, शिक्षा का एकाधिकार रखें तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कार्यों से विमुख हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनका जीवन यापन दुर्गम हो जाएगा। इसलिए संतुलन को बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था में जो श्रम विभाजन है, जो कार्य का विभाजन है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में शक्ति संतुलन को यह स्थापित करता है। आज की व्याख्यान में हमने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की। इसी से जो जुड़ी हुई अवधारणा है आश्रम व्यवस्था, उस पर चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। पूर्व में मैंने आपको बताया कि इसे वर्णाश्रम बोलते हैं, वर्ण प्लस आश्रम। वर्ण समाज का 4 वर्गों में विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में, और आश्रम एक व्यक्ति के जीवन का 4 भागों में विभाजन है। अर्थात एक व्यक्ति की जो जीवन है, एक व्यक्ति की जो आयु है, वह 100 वर्ष मानकर उसका 4 वर्गों में विभाजन किया गया है। 4 और उन 4 खंडों के अनुसार उस व्यक्ति से उसके उत्तरदायित्वों का, उसकी भूमिकाओं के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है। उसे आश्रम व्यवस्था कहा गया है। इस तरह वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण समाज का 4 खंडों में विभाजन है और आश्रम व्यवस्था जिसकी चर्चा हम अपने अगले अध्याय में करेंगे, वह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को 4 विभिन्न आयु समूहों में, समान आयु समूहों में विभाजित कर उसकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की व्यवस्था है। एक बार पुनः मैं अपना जो वर्ण व्यवस्था पर जो आज हमने चर्चा की उसे संक्षिप्त में बताता हूँ। वर्ण भारतीय समाज व्यवस्था की अद्वितीय सामाजिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म और योग्यता के अनुसार श्रम विभाजन के आधार पर कार्य आवंटित कर दिए जाते हैं। अर्थात यह एक खुली व्यवस्था है और इस व्यवस्था के माध्यम से समाज का संतुलित विकास
संतुलित संचालन होता है। इसकी हम 6 विशेषताओं पर चर्चा कर चुके। अद्वितीय विशेषता, समता की रीति पर आधारित, अंतःविवाही, रक्त की शुद्धता, शक्ति संतुलन समाज में स्थापित करती है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निर्धारित है और व्यक्ति इसमें एक खुली व्यवस्था है, अपना सामाजिक जीवन उन्नत कर सकता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।